सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके कुछ बयानात, उनकी पार्टी की तरफ से जो मामलात उठाए जा रहे हैं आने वाले इंतखाबात के हवाले से, वो ज़ेर बहस आएंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे तलत साहब आप? जी बिल्कुल ठीक। ये फरमाइएगा, आपने एक बयान दिया कि कराची जब भी तरक्की करने लगता है उसके ख़िलाफ़ साजिश होती है, तो इसको आप वाज़ेह अंदाज से बताएंगे किस साजिश का आप जिक्र कर रहे हैं? देखें तलत साहब, मेरा ये जो था कमेंट, एक इवेंट था दाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ग्राउंड ब्रेकिंग थी, जहां चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ़ लाए थे। और वहाँ पे मेरे से पहले जो तकारीर हुई थी उसमें कहा गया कि जी कराची से जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो एक प्लान तरीके से निकाली गई, जो लॉ एंड ऑर्डर कराची का ख़राब हुआ और उसके बाद वो बिज़नेस, नहीं तो इस वक्त भी वैसे कराची पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी कराची में ही है, लेकिन उसके बावजूद जो पहले उसका एक था स्टेटस वो काफ़ी कम हो गया था और काफ़ी इंडस्ट्री मूव आउट कर गई थी कराची से। तो मैंने खुद ही टेकअप किया था कि कुछ दिनों पहले जो इकोनॉमिस्ट का इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उसने कोई वो कैटेगराइज करते हैं 10 बेस्ट लिवेबल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने खैर सिर्फ जो अपना आर्टिकल है उसमें टॉप 10 और बॉटम 10 के नाम दिए हैं, और बॉटम 10 में अनफॉर्चुनेटली कराची का जिक्र है। बीच में जो है टोटल 173 सिटीज़ उन्होंने किए हैं रैंक, बाकी 153 का मुझे नहीं पता कि कौन सी हैं, और मुझे उस पर सख्त एतराज़ था। खैर मैंने वो आर्टिकल जब खुद मंगाया और पढ़ा, और फॉर्चुनेटली मेरे पास सामने इस वक्त पढ़ा भी है, आई थॉट कि आप शायद इसकी बात करें, तो उसका जो तरीक़ेकार है उन्होंने 5 एरियाज़ में 5 सेक्टर्स में रैंक करते हैं, और जो मेजर 50% उसकी जो वेटेज है वो वेटेज है, एक कहते हैं स्टेबिलिटी, जिसमें प्रेवलेंस ऑफ पेटी क्राइम, प्रेवलेंस ऑफ वायलेंट क्राइम, थ्रेट ऑफ टेरर, थ्रेट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, थ्रेट ऑफ सिविल अनरेस्ट। अब इसके अंदर ये पेटी क्राइम या मे बी और क्राइम तो आप सिटी स्पेसिफिक कह सकते हैं, थ्रेट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, थ्रेट ऑफ सिविल अनरेस्ट, थ्रेट ऑफ टेरर, इस ख़ास तौर में टेररिज्म में या वायलेंट क्राइम में तो कराची जो एक वक्त में 6th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड था आज से 7-8 साल पहले, इस वक्त वो 125-130 में मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड में आ गया है। तो हमारी रैंकिंग जो क्राइम मेजर करती हैं एजेंसीज उनके सामने इम्प्रूव कर रही हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में हमें उसमें सिर्फ 20 नंबर दिए 100 में से, और दैट इज़ द लोएस्ट किसी भी जगह का, और उसकी 25% वेटेज है सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। दूसरा जो है क्राइटेरिया जिस पे मुझे एतराज़ था वो कल्चरल एंड एनवायरनमेंट के हवाले से, और उसका वेटेज भी 25% है, और उसके अंदर पहला क्राइटेरिया है ह्यूमिडिटी टेम्परेचर रेटिंग, डिस्कम्फर्ट ऑफ क्लाइमेट टू ट्रैवलर्स, सोशल और रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस, लेवल ऑफ सेंसरशिप, स्पोर्टिंग अवेलेबिलिटी एंड सो ऑन। एक तो इन दोनों कैटेगरीज के 25-25% यानी क्वार्टर जो है वेटेज दिया गया है, और इन दोनों को मिला के 50%। उसमें मेरा ख्याल है कराची किसी भी सूरत में, खैर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी तो हमारी कंट्रोल में नहीं है इतनी, दो क्लाइमेट चेंज की वजह से हाँ हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, बाकी चीज़ें पूरी सोशल और रिलीजियस कता कलामी इस बात से कता नज़र के इकोनॉमिस्ट की इंटेंशंस, उनका मयार क्या है। जो हम नहीं कह सकते वो ये कि कराची जो है उसकी लिविंग कंडीशंस बड़ी ज़बरदस्त हैं, और इसके अंदर सिर्फ कराची को ही फोकस हम क्यों करें, दूसरे बड़े शहरों की भी हालत हमारे सामने होनी चाहिए। लेकिन चूँकि आप CM सिंध है तो कराची के हवाले से बात बनती है। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर हालात बहुत अच्छे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ से फ़्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे क्राइम नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर लोग आके बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करेंगे। यू नो, दीज आर द थिंग्स दैट वी कांट से। इस बात से कतई नज़र कि इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है। आई टोटली एग्री विथ यू। देखिए, लेकिन इस वक्त जो ये एक बहस छिड़ गई थी ना, वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की इस रिपोर्ट की वजह से चली थी, और मैंने कहा जो बाकी क्राइटेरिया हैं, एजुकेशन को इन्होंने 10% वेटेज दिया है, सिर्फ 10%, और उसमें हमारे 75 नंबर हैं उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक। हेल्थ को इन्होंने
20% वेटेज दिया है हेल्थ केयर को, और उसमें भी हम बाकी जो टॉप बॉटम 10 है उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर है। आई डोंट नो बाकी तो इन्होंने नहीं बताए शहर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लगता है कि जब भी, और हमारा रिसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ वन द सिटी ऑफ कराची, मेयर हमारा इलेक्ट हुआ है और हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और उस वक्त इस तरीके के आर्टिकल आ जाए तो उसका मैंने जिक्र किया था। लगता है कि किसी को शायद ये बात अच्छी नहीं लग रही। साहब ये जुमला है आपका, ज़रा इसके ऊपर मैं आता हूँ। तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हमें याद है कि जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे तो कैसे आपने जो है वो कूड़ा करकट की सफाई की बात की। हमें याद है कि उस वक्त दूसरी जमातों ने भी इसके अंदर हिस्सा डालने की कोशिश की, MKM ने अपनी कैंपेन चलाई। मतलब एक इतना बड़ा शहर जो है, जो पाकिस्तान का नर्व सेंटर है, अगर वो अपने कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने का निज़ाम नहीं बना सकता, अगर उसकी ग्रोथ जो है बेहंगम है, अगर वहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो नदारद है, तो जाहिर है बैनुल-अक़वामी तौर पर जो परसेप्शन बनाया जाएगा वो बड़ा मनफी होगा। और चूँकि आपकी जमात इतने अरसे से सिंध में ताकत में है, तो लिहाजा ये सवालात आपकी गवर्नेंस की तरफ आते हैं कराची से रिलेटेड। तलत साहब, आपने जो तीनों चीज़ें कही हैं, हमारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज खैर हालात ख़राब थे लेकिन इस वक्त बहुत बेहतर हैं। हमारी जो है एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के साथ हमने किया है स्वीप के नाम से, उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए। और कूड़ा करकट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे बहुत लेट उनकी लोकल काउंसिल्स ने अलाउ किया था सिंध हुकूमत की सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को काम करने के लिए देना, वहाँ पे थोड़ी सी पीछे। अदरवाइज कराची शहर में कूड़ा करकट उठ रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात आपने एम्बुलेंसेस की हमारी जो 1121 की सर्विस है वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि चल रही है। हमने तो जो अमन की एम्बुलेंसेस थी उनको भी ले लिया था, तो ये सारी चीज़ें एड्रेस हो गई हैं। मेरा यही कहने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कराची में, और यही वजह है कि कराची से हम इलेक्शन जीते हैं। और उस वक्त फिर ये आर्टिकल आ जाना ना, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि आइडियल सिचुएशन नहीं है एक डेवलपिंग कंट्री के एक ऐसे शहर में जिसमें अनप्लान्ड ग्रोथ हुई हो, और अभी से नहीं पिछले 60-70 सालों से जब से पाकिस्तान बना है कुछ अरसे के अलावा मेजर टाइम पे यहाँ पे ऐसी हालत रही है कि अनप्लान्ड ग्रोथ और लोग आते चले जा रहे हैं, और जो इधर बेहंगम तरीके से कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इस वक्त बेहतरी की तरफ है, और वही मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं सियासत के ऊपर आऊँ, आपकी जमात का मौक़िफ़ ये है कि असम्बलियों को पहले तहलील नहीं होना चाहिए जितनी भी थोड़ी सी मुद्दत रह गई है। मुझे ज़ाती तौर पर एक वोटर की हैसियत से या तज़कियाकार की हैसियत से मुझे समझ आती है कि वाक़तन असम्बलियों को मुद्दत अपनी कंप्लीट करनी चाहिए। लेकिन आपके जो इत्तेहादी हैं मरकज़ के अंदर, उन्होंने एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर दिया है। हतमी नहीं है लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। आपके ख्याल में ये पॉइंट ऑफ व्यू कि असम्बलियों को पहले तहलील हो जाना चाहिए, आपके इत्तेहादियों ने आपसे डिस्कस किया PMLN ने, या आपकी पार्टी में ये बहस है? हमें व्यूअर्स को बताइएगा कि इसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि चंद हफ्ते पहले तहलील हो जाए? तलत साहब, मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल। पहले तहलील हो जाए, 1 महीना रह गया है, अब तो 1 महीने से भी कम रह गया है। 12 तारीख की रात को 12 बजे, 13 को हमने ओथ लिया था सुबह असेंबली में। आई थिंक नेशनल असेंबली भी 13 अगस्त थी 2018, तो 12 अगस्त 2023 हमारा आखिरी दिन होगा। आज 1 महीने से भी कम रह गया है इस चीज़ में, तो पहले तहलील होने की तो बात नहीं, अब तो टाइम पे ही तहलील होंगी। अच्छा, मेन जो इशू है ना, जो सब कहते हैं और बहुत बहस इस पे हुई है कि आइन में लिखा है कि अगर पहले तहलील होगी तो 3 महीने में इलेक्शन कराना है, और अगर टाइम पूरा करती है तो 2 महीने में इलेक्शन कराना है। ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क सिर्फ मेरे हिसाब से, ये जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो फ़र्क इसलिए है कि अगर मिड टर्म किसी ऐसे वक्त असेंबलियाँ टूट जाती हैं जब इलेक्शन कमीशन को पता नहीं हो कि अब असेंबली टूटने वाली है, यानी एकदम अचानक टूट जाती है और उसकी तैयारी मुकम्मल ना हो, तो उसको ज़्यादा टाइम दिया जाता है। ये इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करने के लिए, किसी केयरटेकर गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को तो पता है अब कि जी 12 अगस्त को असेंबली ख़त्म होगी, अगर 2, 4, 5 दिन पहले भी तहलील हो जाती है तो दे कैन ईजिली डू द इलेक्शन इन 60 डेज। तो वो तो बहस, मेरे हिसाब से तो बहस ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अपनी जिम्मेदारी है, दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, दे नो कि अगस्त में मिड अगस्त से पहले असेंबलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो मिड अक्टूबर से पहले दे शुड बी रेडी टू होल्ड इलेक्शंस।
तो मेरे हिसाब से तो बहस ही नहीं है ये। अगर आप पहले भी तहलील कर दें तो 60 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं, हो सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन को करानी चाहिए। लेकिन आपकी मखलूत हुकूमत और आपकी जमात जिसका हिस्सा है, उसके पास करदा बिल के तहत अब इलेक्शन कमीशन ने तयन करना है कि इंतखाबात की डेट क्या होगी। तो ये डिबेट हम आपके साथ कर रहे हैं कि 90 दिन में होने हैं, 60 दिन में होने हैं, पहले तहलील होगी तो क्या सूरत हाल होगी, वक्त पे होगी तो क्या होगी। इन अ वे ये रिडेंडेंट हो चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके ऊपर क्या पार्टी के अंदर बहस नहीं हुई कि आपने ये इख्तियार के इंतखाबात की डेट कब आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के हवाले क्यों कर दिया? ये मुझे इसका आई डोंट नो दे कहीं पे शायद फेडरल नेशनल असेंबली के अंदर या फेडरल लॉज में कोई अमेंडमेंट्स हो रही हैं। मुझे इसका तलत साहब मैं बताऊंगा, मैं बिजी रहा हूँ इधर सूबाई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के ऊपर, तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इट इज़ ए मटीरियल। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शंस की डेट देनी है, और ये अब तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, उनकी तैयारी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए टू होल्ड इलेक्शन। और मेरा ये ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक डेट दी हुई उन्होंने 8 अक्टूबर की इलेक्शंस की, जब पंजाब के इलेक्शंस आगे बढ़े थे फॉर वॉट एवर रीज़न, जो भी एक इश्यूज़ थे, तो उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट दी थी। और मेन उनका मकसद या इलेक्शन कमीशन का पॉइंट यही था कि सारे इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। उस वक्त इलेक्शन कमीशन को पता था कि 13 अगस्त को सारी असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, तो उस हिसाब से शायद उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट दी थी। तो मेरे ख्याल में तो ये बहस खामखा हो रही है, और बिल्कुल 60 दिन के अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं। इवन 60 दिन से पहले जो हमारी इलेक्शंस थी, जब असेंबलियाँ तहलील हुई थी 2018 में, तो मेरे ख्याल है 55 दिन बाद इलेक्शन हो गए थे। तो ये कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ज़रा वापस आते हैं, किस किस्म के इंतखाबात होंगे। मुख्तलिफ सूबों के अंदर माहौल जो है वो मुख्तलिफ है। KP बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से खबर बन रही है। पंजाब के अंदर फ्लड्स हैं, उससे पहले सिंध ने फ्लड्स को भुगता है। अभी हालिया बारिशों से भी कुछ नुकसान हुआ है। पंजाब के अंदर सियासी शकस्त और रेख जो है उसके ऊपर बात हो रही है। सिंध के अंदर जो माहौल बना है इंतखाबात से पहले, वो मुवाफिक नहीं लगता। कोई ऐसी जमात नहीं है मासिवाय आपकी जमात के जो निज़ाम से खुश हो। जमात इस्लामी मेयर के इंतखाबात के ऊपर सीख पा है। MKM जो है वो बहुत नाराज़ है। जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं उनका मानना ये है कि पीपल्स पार्टी ने कब्ज़ा जमाया हुआ है। तो आपको लगता है कि सिंध के अंदर जो इंतखाबात होंगे वो गैर मुतवक्का तौर पर वायलेंट भी हो सकते हैं और मुतनाज़ा भी हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल है, ना वायलेंट होंगे, अल्लाह ताला खैर करेंगे, और ना मुतनाज़ा होंगे। तलत साहब, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 2018 की इलेक्शन लड़के और 5 साल कुछ नहीं करती है, अपने लोगों के पास नहीं जाती है, और फिर 5 साल बाद कहती है कि जी कब्ज़ा कर लिया है पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी ने कब्ज़ा नहीं किया है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के दिल जीते हैं, अपना काम करके, दुख सुख में उनके साथ रह के। 2 फ्लड्स हमारे पास हुए हैं, कोविड का मरला आया है, तो हमने लोगों के दिल जीते और लोगों के करीब हैं। अब वो आप काम करें ना, और फिर कहें कि हम अगर हमारे लिए कंड्यूसिव नहीं है इलेक्शन का माहौल तो ये मुतनाज़ा हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमात इस्लामी इस वक्त, उसको तो कोई मेरे हिसाब से किसी किस्म की कोई खदशात होने नहीं चाहिए। जमात इस्लामी 2018 के इलेक्शन में सिर्फ एक सूबाई असम्बली की सीट जीती थी कराची से। इस वक्त वो कराची की दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। उन्होंने 246 में से मेरे ख्याल 82 सीट्स 82 यूनियन काउंसिल जीती है कराची की। हमारे पास 12-13 मेंबर थे कराची में, और हमने उनसे कोई 12-14 सीटें ज़्यादा जीती है। तो उनको क्या परेशानी है? उससे ज़्यादा क्या कंड्यूसिव माहौल समझ सकते हैं? उनको परेशानी ये है कि उन्होंने उनके और उनके इत्तेहादियों के वोट आपके वोटों से ज़्यादा थे, लेकिन मेयर आपका बन गया। ये काफ़ी परेशानी होती अगर आपके साथ ये हुआ होता तो। नहीं तलत साहब, अगेन देखिए, इत्तेहादियों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप जमात इस्लामी ये चाह रही थी कि वो जो इत्तेहादी हैं, उनके इत्तेहादियों के जो अपने लीडर थे, जिन्होंने उनको कहा था कि जमात इस्लामी के साथ जाओ, वो एक एक करके उस पार्टी को छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो उनके जो लोग थे यूनियन, हमने तो उनको अप्रोच किया था कि हमें वोट दें। उन्होंने हमें भी वोट देने से मना किया कि हम आपको वोट नहीं देंगे,
और हम जमात इस्लामी को भी वोट नहीं देंगे, इसलिए कि हमारी लीडरशिप हमें सही गाइड नहीं कर रही है। अब ये भी जिम्मेदारी अगर आप पीपल्स पार्टी पे डालें कि जो पीटीआई अगर कोई हिदायत देती है अपने वोटर्स को और उन वोटर्स को पीपल्स पार्टी हाजिर करे और वोट कराए जमात इस्लामी के फेवर में, तो ये थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल है ऐसा कुछ हुआ था। और अभी अल्लाह का शुक्र है मुर्तज़ा वहाब काम कर रहे हैं, हमारी केएमसी काम कर रही है और बड़ी एक्टिवली अभी जो ये ईद के मौके पे, ईद उल अज़हा के मौके पे बड़ी एक्टिव थी हमारी म्यूनसिपल सर्विसेज शहर के अंदर। बारिशें अभी तो नहीं हुई ऐसी खास, लेकिन एक दिन कराची में ठीक ठाक बारिश हुई थी, बड़ी एफिशिएंटली काम किया। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, जमात इस्लामी 25 में से 9 टाउन्स जीती है कराची में। पीटीआई भी जहाँ तक, हाँ 3 टाउन्स पीटीआई जीती है, 13 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैंने आज से 3 दिन पहले सारे टाउन के चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को बुलाया था और जमात इस्लामी और पीटीआई अपने पूरी स्ट्रेंथ में, पीटीआई के एक टाउन चेयरमैन शायद कराची में नहीं थे इसलिए वो नहीं आ सके, और सिमिलरली एक जमात इस्लामी के नहीं आए, सारे आए थे। हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। मैंने एक जगह पहले भी कहा था, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया है कि जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे मेयरशिप के लिए, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, ही शुड कम टू द काउंसिल। यहाँ पे हमारे यहाँ सूबाई असम्बली हैं, उन मेंबरान को सूबाई असम्बली के अंदर आके फोरम्स पे डिस्कस करना चाहिए। जो फोरम्स बनाए गए हैं, हमारे बहुत ही एहतराम के साथ मीडिया ने एक और फोरम दे दिया हर एक को कि वो सिर्फ टेलीविजन चैनल्स पे आके, और अब तो सोशल मीडिया ने आपको भी रिडंडेंट कर दिया है, लोग खुद ही अपने वीडियोस बना के और अपने यूट्यूब चैनल्स खोल के पोस्ट कर दिया करते हैं। तो वो तरीक़ेकार नहीं है। लोग आए इन फोरम्स में बैठे, अपनी डिस्कशंस करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। मैं मेयर के इंतखाबात का इस वजह से जिक्र कर रहा था, कराची के मेयर के इंतखाबात जो सूबाई इंतखाबात हैं या कौमी इंतखाबात में जो सिंध के अंदर इंतखाबात होंगे, उसके साथ जोड़ में इस वजह से रहा था कि एक इंतखाब था जिसके ज़रिए हम एक अच्छी मिसाल बना सकते थे या अच्छी मिसाल बन सकती थी, वो नहीं बन पाई। इलेक्शन कमीशन के अंदर तनाज़ा चला गया, अदालतों के अंदर तनाज़ा चला गया, मीडिया के अंदर तनाज़ा चला गया, सोशल मीडिया पर तनाज़ा चला गया, झगड़े हुए, सड़कों के ऊपर लड़ाई हुई। तो ये एक अच्छी मिसाल नहीं बनी। एंड इट्स जस्ट वन इलेक्शन, इमेजिन दिस हैपनिंग ऑन मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसी। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि माहौल जो है वो इतना ज़्यादा मुवाफिक नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो वन ऑफ छोड़ के इस वक्त सुबह पूरे मुल्क में, इसलिए आप अगर ये बहाने ढूंढेंगे फिर तो किसी वक्त भी माहौल साजगार नहीं होगा, फिर आप कहें कि इलेक्शंस कराते ही नहीं। एंड बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी वी विल नेवर सब्सक्राइब टू दिस। मेरा ख्याल है इस मुल्क के लिए इलेक्शंस टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे मैंने पहले कहा कि वो टाइम बनता है अक्टूबर। बिल्कुल। आखिर में 2 सवाल शाह साहब, एक तो ये कि क्या आने वाले इंतखाबात के बाद अगर आपकी पार्टी जीतती है, विच इन ऑल प्रोबेबिलिटी जीत ही जाएगी कंसिडरिंग कि नंबर्स आपके कितने फेवरेबल हैं इस वक्त, आप उम्मीदवार हैं चीफ मिनिस्टर के अगली मरतबा या नहीं होंगे? नहीं, हमारे यहाँ तलत साहब उम्मीदवार नहीं होते चीफ मिनिस्टरशिप के लिए या किसी भी पोजीशन के लिए। हाँ, मैं इस वक्त मुझे ये भी गारंटी नहीं है कि मुझे सूबाई असम्बली का टिकट मिलेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा होने के लिए। पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो फैसला करेगा। अगर उन्हें कोई और बेहतर कैंडिडेट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलता है, मेरे अलावा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जहाँ से मैं लड़ता हूँ इलेक्शन, मेरी तो नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मैं लड़ता हूँ इलेक्शन, अगर कोई और बेहतर कैंडिडेट मिलेगा तो उसको टिकट भी उसको दे सकते हैं और इलेक्शंस हो जाएंगे। फिर पार्लियामेंट्री पार्टी लीडरशिप बैठ के फैसला करती है कि कौन लीडर ऑफ द हाउस बनेगा और चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो मैं ना पहले कैंडिडेट था, ना 2008 में था, ना 2013 में था, ना 2016 में जब मुझे बनाया कि चीफ मिनिस्टर तब मैं कैंडिडेट था, ना 2018 में। हमारे यहाँ कोई एप्लीकेशंस नहीं होती कि जी आप आए अप्लाई करें जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहे। पार्टी फैसला करती है और जो पार्टी फैसला करेगी वही चीफ मिनिस्टर बनेगा जिसका पार्टी फैसला करेगी। लेकिन क्या पार्टी ने फैसला कर लिया कि अगला प्राइम मिनिस्टर आपका बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे? मेरा ख्याल है पार्टी के चेयरमैन हैं तो हमारे कैंडिडेट वही होंगे और इंशाल्लाह ताला वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यानी चीफ मिनिस्टर के बारे में फैसला नहीं हुआ लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बारे में फैसला हो चुका है? नहीं, चीफ मैं देखें पार्टी के चेयरमैन है ना, तो हमारे कैंडिडेट वही हैं।
प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर के लिए मैंने आपको फिर कहा कि ये फैसला पार्टी लीडरशिप करती है उस वक्त। और मैं देखें ना, अभी तो इट्स टू अर्ली। पहले तो मैंने कहा ना कि मुझे टिकट मिले और फिर मैं अल्लाह ताला करे जीतूंगा और उसके बाद ही कोई बात फैसला होगा ना। तो और मैं आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। मैं तो आपको पता नहीं तलत साहब ख्याल आ रहा है मेरे लिए, मुझे तो खुद अपने लिए इतनी फिक्र नहीं है कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। मुझे तो इलेक्शन के हवाले से ख्याल आ रहा है, आपने खुद ही बताया था 1 महीना रह गया, तो मैं तो उस जाविये से इस ख्याल का इजहार कर रहा हूँ। मैं इसको हमारे दिल में है दूसरे सियासतदानों की तरह। मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूँ कि 4 साल और 11 महीने गुजर गए अल्लाह ताला के करम से, और बड़े डिफ़िकल्ट हालात थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 फ्लड्स आए इस दौरान 2020 और 2022 में, कोविड का पूरा हुआ, और उसके बाद 3.5 साल हमारे ऊपर एक ऐसी फेडरल गवर्नमेंट थी जिस फेडरल गवर्नमेंट का लीडर जो था वो कहता था, ये नहीं कहता कि मुराद अली शाह हमारा नहीं है या हुकूमत हमारी नहीं है सिंध में, वो कहता था सिंध तो हमारा है ही नहीं, ये उसके लफ्ज़ थे। तो इन हालात में अल्लाह ताला के शुक्र है कि 4 साल और 11 महीने से ऊपर गुजर गए, और इंशाअल्लाह ताला अगला 1 महीना खैरियत से गुजर जाएगा और फिर इलेक्शंस होंगे, फिर आगे देखेंगे। मुराद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया।